गुड मॉर्निंग आत्मा। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाए फिर स्टार्ट। ओके सर। दिख रहा है सबको ये? इज इट विजिबल टू ऑल? हेलो। यस सर। ठीक, हम लोग स्टार्ट करें बेटा। Another chapter for us is singularity. Now we are going to discuss the singularity, and all other things after this depend on singularity. So if fz is any analytic function, then the value of z for which the function becomes zero is called zeros. Basically, if we get the roots of the z, values of z for which the function becomes zero, that values are called zeros. उनको हम zeros बोलते हैं। आपने देखा होगा, आप रूट निकालते थे पहले, आप x² - 2x प्लस जो भी कुछ इस तरह का हो, तो वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन सेटिस्फाई और इक्वेशन द एक्सप्रेशन बिकम जीरो, दैट वैल्यूज आर कॉल्ड रूट्स बोल देते थे आप, वहां उनका सॉल्यूशन बोल देते थे। तो यहाँ हम लोग उनको जीरो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उनको जीरो बोलते हैं। तो द वैल्यूज ऑफ z फॉर व्हिच द फंक्शन fz becomes zero, the values are called zeros. Now हेलो, सुन पा रहे हैं आप? values are called zeros. For example, यहाँ हम लोगों ने एग्जांपल निकाला, for zeros numerator must be equal to zero, numerator को जीरो होना चाहिए। तो अपने आप आपकी z की वैल्यू निकल आएगी, the value of z for which the function becomes zero. So these are the zeros. देखो आपको डेफिनेशन दे रखी है, here we get z is equal to 1 and -1, that are the zeros of the function. इन वैल्यूज का फंक्शन जीरो हो जाएगा, अगर 1 रखोगे तब भी जीरो और -1 रखोगे तब भी जीरो। इन वैल्यूज का फंक्शन हमारा जीरो हो जाएगा। राइट, इट इज क्लियर? यस सर। Now move on to the basic concept. Now the major concept for the chapter, singularity. A function at near which or at which in the neighborhood of which, कुछ भी कह सकते हो, ये लैंग्वेज होती है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में या उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, और नेबरहुड दोनों ही चीजें चलती है बेटा। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट पे ही होना चाहिए, उसके नेबरहुड में भी हो सकता है। a point at which any analytic function is ceased to be analytic. cease means होता है बंद हो जाना, खत्म हो जाना। cease, CEASES, ये एक वर्ड यूज किया हो, इसको बोलते हैं खत्म, बंद हो जाना। बेसिकली एनालिटिसिटी जो है वो कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी है, इसको रोकना है, इसको खत्म करना है, मतलब जो इस प्रॉपर्टी को बंद करना है,
तो हम एक वर्ड यूज करते हैं सीज्ड। तो यहाँ ऐसा पॉइंट जिस पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होना बंद हो जाए या एनालिटिक ना हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलरिटी। ये तो रहा इसका डेफिनेशन, मतलब आप फंडामेंटली जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है कॉम्प्लेक्स की लैंग्वेज में, वो डेफिनेशन। क्या मैं इसको रिपीट करूं? समझ में आ रहा है सबको? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पे हमारा फंक्शन, सॉरी, हमारा एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक होना बंद हो जाए या उसके नेबरहुड में एनालिटिक होना बंद हो जाए, ऐसा पॉइंट हमारा सिंगुलरिटी कहलाता है। ये तो हुई एक फंडामेंटल डेफिनेशन। अब मैं इसको बहुत कॉमन भाषा में बताऊं। एक ऐसा पॉइंट जिस पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी बन जाए। दोबारा रिपीट करता हूं। Any point at which the function is either becomes not defined or infinite, that point is called singular point. Practically हम क्या देखते हैं वहां? ऐसा point जिसपे हमारा फंक्शन या तो नॉट डिफाइन हो जाए या इनफाइनाइट हो जाए, फंक्शन fz, that point is called singular point. Is that clear? हेलो, यस सर। ठीक है। अब सिंगुलरिटी आपको निकाल के बताइए। देखिए, दो क्वेश्चन उन्होंने करके बताए। सिंगुलरिटी के लिए हम डिनोमिनेटर को फोकस करते हैं कि डिनोमिनेटर को जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बिकम्स इनफाइनाइट। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो इफ फाइनाइट वैल्यू अपॉन जीरो बिकम्स इन्फिनिटी। तो यहाँ सिंपल सा तरीका है कि जो भी फंक्शन आपको दिखाई दे उसके डिनोमिनेटर को जीरो रख दो। तो जिन जिन पॉइंट पर वो जीरो हो रहा होगा वो पॉइंट सब सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे। तो यहाँ देखो सिंगुलर पॉइंट निकाल के दिखाए हैं आपको इस फंक्शन के, z इज इक्वल टू -2 and -3 विच आर द सिंगुलर पॉइंट ऑफ fz। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है cot z। cot z को हम अब cot z में तो न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/10 z रख देंगे। तो 10 पाई ओवर z रख दिया। अब 10 पाई ओवर z कहाँ जीरो हो सकता है? इसको जीरो रख दो। ये 10 कब जीरो होता है? n पाई पे। 10 n पाई इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज। जैसे sin n पाई जीरो होता है, सो एज 10 n पाई इज आल्सो जीरो। तो n पाई इज इक्वल टू 10 n पाई रख दिया। यहाँ से z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू 1/n आ गई। और जहां n क्या करता है, नेचुरल नंबर को ब्लॉक करता है। n इज ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। ऑल परफेक्ट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। जितने भी परफेक्ट नंबर हैं जो फ्री ऑफ फ्लोट, फ्लोट मींस पॉइंट कुछ नहीं है, परफेक्ट नंबर की बात करें, ये दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो यहां से हमारे पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होंगे। इस क्वेश्चन में हमें इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट मिल गए, 1/1 मिल गया। अगर हम z इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। z इज इक्वल टू 2 रख देंगे, 1/2 रख देंगे तो इन्फिनिटी, 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7। सो वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट फॉर द क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हेलो हेलो, सर सेकंड एग्जांपल नहीं समझ में आया। कुछ नहीं करना। हाँ, सेकंड एग्जांपल आपको ये दे रखा हो सकता है कि डिस्कस द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन cot पाई ओवर z। आपको ये दे सकता है, या 1/10 पाई ओवर z। इसकी सिंगुलरिटी आप फाइंड करिए, सिंगुलर पॉइंट फाइंड करिए। ये क्वेश्चन हो सकता है उसका। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए बेटा बहुत सिंपल सा वर्क करते हैं, वी ऑलवेज फॉलो ए सिंपल प्रोसीजर। उसके डिनोमिनेटर को, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको जीरो पुट कर देते हैं। आप डिनोमिनेटर को जीरो पुट करेंगे तो नीचे वाली एक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जितनी भी z की वैल्यू आएंगी, दीज ऑल आर सिंगुलर पॉइंट्स। समझ में आया ये चीज? यस सर। हाँ। तो अब हमारा cot z में तो डिनोमिनेटर है नहीं, cot z में तो क्या है, केवल न्यूमरेटर है। cot z को आप चाहो तो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में लिख सकते हो। वो भी एक तरीका हो सकता है जो इन्होंने फॉलो नहीं किया, ये 10 में ही चले गए। सबसे आसान तरीका होता है साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन में कर लो।
तो cot z इज इक्वल टू हो जाएगा cos पाई ओवर z अपॉन साइन पाई ओवर z। ठीक है, अब न्यूमरेटर में cos पाई ओवर z रहा और डिनोमिनेटर में रहा साइन पाई ओवर z। ये तो सबको समझ में आ गया। हेलो हेलो, यस सर। हाँ। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको जीरो रखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या होगा इसके, या तो आप ये कह दीजिए कि साइन पाई ओवर जेड होगा, या कॉस को भी नीचे ले जाओ तो टेन पाई ओवर जेड होगा, कुछ भी कह सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। आंसर एक जैसा आना है बेटा, आंसर में कोई यहाँ इफ एंड बट नहीं होंगे, वो सिमिलर आंसर होगा। ठीक है, तो अगर इफ वी हैव साइन पाई ओवर जेड इन द डिनोमिनेटर, देन आप उसको अज्यूम कर लो कि साइन पाई ओवर जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो होगा तो इंफिनिटी बन जाएगा, ये सिंगुलर पॉइंट होगा। आप समझते हैं कि सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर को जीरो होना चाहिए। अब साइन पाई ओवर जेड इज इक्वल टू जीरो, यहां से जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। अब जेड की वैल्यू कैसे निकलेंगे, हम ये भी तो जानते हैं कि साइन एन पाई जीरो होता है। जानते नहीं जानते, ये तो आपने फूरियर सीरीज में किया है बहुत सारा काम। हेलो, यस सर। हाँ, तो हमने क्या किया, साइन पाई ओवर जेड इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू साइन एन पाई, दोनों तरफ से साइन साइन कट गया, पाई ओवर जेड इज इक्वल टू एन पाई आ गया। यहां से पाई कट गया, जेड इज इक्वल टू वन ओवर एन आ गया। एन क्या है यहाँ, नेचुरल नंबर। आपने फोरियर सीरीज में देखा होगा, एन वेरी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, पढ़ा है ना आपने। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, तो जितनी एन की वैल्यू रखते चले जाओगे उतने ही आपको जेड की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो इसके हमें इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट मिल गए। हमारा पहला मिला 1, दूसरा मिला 1/2, तीसरा मिला 1/3, चौथा मिला 1/4। एन रखते, अब एन की वैल्यू रखते चले जाओगे, अगली 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 कॉमा लगा लगा के ढेर सारी हमारे इनफाइनाइट वैल्यूज मिल गई हमें। तो दीज ऑल इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ जेड आर सिंगुलर पॉइंट्स। ये सभी सिंगुलर, जेड की कोई सी एक वैल्यू रख दोगे उस पर आपको सिंगुलर, वो सिंगुलर हो जाए, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आया अब आपको। समझ में आया। यस सर। जनरल वे में इसको लिख सकते हो, जेड इज इक्वल टू वन ओवर एन, एन बराबर 1 2 3 कॉमा डैश 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 डैश। ये ऐसे जनरल वे में ऐसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इलेबोरेट करो। ये समझने के लिए होता है कि इलेबोरेशन करना है। ये बेसिकली एक सेट बन गया। आपने सेट तो पढ़ी है ना, सेट की एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है बिल्डर फॉर्म, पढ़ा है ना वो, है ना, कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, वो सब पढ़ा है आपने। नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, छोड़ो, उसकी कोई ऐसी नहीं। अब जितनी जैसे एन की वैल्यू लगते जाएंगे, बहुत सारी वैल्यू मिलती चली जाएंगी, इसको आप ब्रैकेट में रख दो। ये तो जर्नल वैल्यू हो गई ना, ए एन जिसे बोलते हो। सीरीज तो पढ़ी है एटलीस्ट आपने, हाँ? हेलो, हेलो, हेलो बेटा, सुन पा रहे हो आप। यस सर। सीरीज तो पढ़ी है ना आपने, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पढ़ा था आपने। पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू प्लस चौथी वैल्यू प्लस डैश 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 प्लस nth वैल्यू, पढ़ी है ना ये तो। यहाँ क्या होता है, सीरीज में तो सब प्लस प्लस करके लिखते हैं, और सीक्वेंस में सारी वैल्यू कॉमा करके लिखते हैं। पहली वैल्यू 1 कॉमा, दूसरी वैल्यू 1/2 कॉमा, तीसरी वैल्यू 1/3, और इन्हीं को हम प्लस प्लस करके लिख देंगे तो दैट बिकम सीरीज। समझ में आया। हेलो, यस प्लीज यस आंसर। सर। यस सर। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू हो गई जिन जो हमारी सिंगुलर पॉइंट होंगे। इतना क्लियर हो गया, अब आगे चलो। आगे मूव करें बेटा। यस सर। अभी जो Yes, sir. नीचे लिखी हुई है ना, लाइन लिखी हुई है 10, 10 वाला सब कुछ भूल जाओ। 10 वाला आप कुछ नहीं याद रखना, आपको बस ये यहां तक याद रखना है। 10 जेड इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 कॉमा डैश डैश आर सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड, यहां तक रखना है याद। अभी अगली वाली लाइन को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तब समझ में आएगी। ठीक है।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ, अब इसके जब क्लासिफिकेशन में जाते हैं, सिंगुलरिटी दो तरह के नेचर प्रोड्यूस करती है। टाइप की बात नहीं करना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। टाइप ऑफ सिंगुलरिटी अगला बात है। इसके दो तरह के नेचर होते हैं सिंगुलरिटी के। एक होता है आइसोलेटेड और दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड। कहीं लिखना चाहो तो लिख लीजिए आप, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। लिख लिया आपने? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। अब हम आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं। अगर हमें केवल एक दो और तीन, मतलब एक दो तीन पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में केवल दो ही पॉइंट मिले हमें सिंगुलरिटी के, -2 और -3। इस तरह के जो सिंगुलरिटीज होती हैं वो बेसिकली नॉन आइसोलेटेड की कैटेगरी में आती है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसकी डेफिनेशन अभी मैं देता हूं आपको। और अगर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, अगर डायरेक्टली इनफाइनाइट सेट मिलता है हमें सिंगुलरिटीज का, जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में मिल रहा है, ऐसे केस में कुछ सिंगुलरिटी नॉन आइसोलेटेड होती है। दोबारा बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में, किसी फंक्शन में केवल कुछ ही पॉइंट आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब फाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, ऐसे केस में जो फाइनाइट पॉइंट मिले हैं ये सभी क्या होते हैं, ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं सिंगुलरिटी के, तो इनमें से एक या दो कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी ये तो रही मैथमेटिकली, मतलब जनरल मीनिंग वाली बात। अब मैं इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन दे दूं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, लिखिए। इफ z इज इक्वल टू a, इफ z इज इक्वल टू a is a singular point of the function fz. If z is equal to a is the singular point of fz. लिखा? यस सर। कॉमा, कॉमा लगा लीजिए। Then the point z is equal to a, then the point z is equal to a is called non-isolated singularity if there exists any other singularity of the function fz, any other singularity of the function fz any other singularity of the function fz in the neighborhood of the point, in the neighborhood of the point z is equal to a. In the neighborhood of the point z is equal to a. Otherwise z is equal to a is called isolated singularity.
Otherwise, Z is equal to A is called isolated singularity. नोट किया आप लोगों ने? हेलो? यस सर। हाँ हाँ, तो बेटा अब मैं इसको, ये तो डेफिनेशन लिख ली, अब आप समझ लीजिए नेबरहुड का क्या मतलब है, कैसे आप फाइंड करोगे। तो जब भी आपको ये सीक्वेंस मिल जाए, मतलब बहुत सारी इनफाइनाइट सिंगुलरिटी मिले, मैं 1 2 5 10 100 की बात नहीं कर रहा हूं, इफ वी हैव ए सेट ऑफ इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट, है ना, देन उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को प्रोवाइड करेगा। अब वो देखने का प्रोवाइड करेगा मतलब नॉन आइसोलेटेड मतलब कि उसके बहुत ही नजदीक कोई ना कोई सेट की फंक्शन की कोई ना कोई और सिंगुलरिटी भी लाई करेगी, है ना। हेलो, अब बेटा ये तो बहुत फंडामेंटल रहा। अब मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि ये कैसे चेक करोगे, कौन सी इसमें से, इस बहुत सारे सेट में से कौन सी सिंगुलरिटी नॉन आइसोलेटेड होगी, इस पे जाएंगे हम लोग। तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल सा है। जो भी सेट मिले जर्नल, उसकी जर्नल टर्म निकाल लो। जो भी सेट मिले, मतलब आपको इनफाइनाइट सिंगुलरिटी का एक सेट मिलेगा, सेट का nth टर्म लिख लो। nth टर्म ऑलरेडी लिखा हुआ होगा आपके पास, ज्यादातर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे यहाँ z बराबर 1/n, ये nth टर्म है, इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो। जो पॉइंट आएगा वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी प्रोवाइड करेगा। अब जैसे आपका आ गया z इज इक्वल टू 1/n, तो इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो आपको मिलेगा 0। तो 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट क्या होंगे, आइसोलेटेड। केवल एक ही पॉइंट इसमें ऐसा हुआ जो ना, इसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं, इस तरह का काम करने को बोलते हैं लिमिट पॉइंट डिटरमाइन करना। ठीक है, समझ में आया? हेलो, प्लीज आंसर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर एक बार। देखिए, अगर आपको कोई इनफाइनाइट सेट ऑफ सिंगुलरिटी, इनफाइनाइट सेट के केस में ही मिलेगी आपको नॉन आइसोलेटेड, अदरवाइज नहीं मिलेगी। पहले तो ये आप नोट कर लो। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 सिंगुलरिटी है, कुछ भी लिखने की, दीज आर आइसोलेटेड, कुछ भी लिखने की जरूरत। अगर 10 पॉइंट मिल गए आपको, मतलब 1 2 5 कुछ भी 10 पॉइंट मिल गए, तब भी वो आइसोलेटेड होंगे। ये एक ही केस में मिलेंगे, जब इनफाइनाइट सेट मिलेगा आपको। इनफाइनाइट सेट कब मिलेगा, जब जर्नल वैल्यू मिलेगी। जर्नल वैल्यू मींस जेड की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है, जहां एन बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को। समझ में आया? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। हाँ। अब जो इस सेट का कोई एक आध पॉइंट ही नॉन आइसोलेटेड होगा। कोई एक आध पॉइंट, सारे नहीं होंगे, बाकी सारे आइसोलेटेड होंगे। एक आध ही पॉइंट नॉन आइसोलेटेड, हमें वो सर्च करना है नॉन आइसोलेटेड। उसे सर्च करने का सिंपल सा, उसकी डेफिनेशन मैंने बता दी, उस चक्कर में अभी हम नहीं जाते। उसको ढूंढने का आसान तरीका ये है कि इस सेट की जर्नल वैल्यू में, जर्नल वैल्यू मींस जो एन पे डिपेंड करती हुई वैल्यू होगी, उसको जर्नल वैल्यू बोलते हो। आप एन टर्म लिखते हो ना, उसमें हम लोग एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे, उसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे, लिमिट। अरे कुछ नहीं बना है। अरे यार कैसे आएगा बच्चा, इतना सारा इतनी दूर दूर पढ़ रहा होगा, किसी के उसमें शहर में जा रहा हो रहा तो। अब अभी हो रहे हैं एग्जाम, घट गया प्लेंट है तभी बहुत रेट बहुत हो गया है। कौन है ये? कर दिया गया है। अरे बेटा, तूफान आ रहे हैं हर जगह जगह। सार्थक, आदमी बच नहीं पा रहा है। सार्थक मित्तल माइक ऑन कर ले भाई। हाँ चलिए, तो हम वही बात कर रहे थे कि समझ गए, अगर जनरल वैल्यू है आपके पास तो उस पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, जैसे मैंने इसमें लगाया। हमारे पास जनरल वैल्यू कौन सी थी, 1/n। 1/n में ही रखने पे एन की वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू मिली थी ना, बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट मिले थे।
तो इन बहुत सारे में से जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो इन 1/infinity बिकम 0, तो 0 तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई, और इसके अलावा जितने भी अदर दूसरी सिंगुलरिटी है वो सभी कैसी हैं, आइसोलेटेड। तो वही इन्होंने लिखा है, ऑल ऑफ विच आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। अब बाकी एक्सप्लेनेशन में जाना ही नहीं है, आप लिखोगे z इज इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड ऑल अदर सिंगुलरिटीज आर आइसोलेटेड। बहुत सिंपल सा लिखो आप। So z is equal to 0 is non-isolated singularity and other singularities are non-isolated. ठीक है, क्लियर है ये बताइए? हेलो? यस सर। हाँ, अब बात आती है कि ये आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड वाला झमेला हमें मिलेगा कहाँ? भाई क्वेश्चन ही बनता है ना कि हम कब कब इसमें होंगे, क्या होंगे, जब भी फंक्शन हमारा साइन कोसाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथम हो, इसे बोलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन बोलते हैं। अगर हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन कॉस टेन है, या एक्सपोनेंशियल वाला है, क्योंकि e टू दी पावर का एक्सपोनेंशियल का भी टाइम पीरियड 2n πi होता है, अगर एक्सपोनेंशियल है लॉग का भी, अगर इन तीन कैटेगरी में हमारा फंक्शन का डिनोमिनेटर है साइन कॉस टेन, दूसरा एक्सपोनेंशियल, तीसरा लॉगरिथम, अगर इन कैटेगरी में डिनोमिनेटर हमारा है, उसी केस में आपको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलेगी, अदरवाइज आपको सिंपल सी सिंगुलरिटी मिलेगी। ठीक है? हेलो हेलो हेलो? सही जनरल टर्म में होगा सर जनरल टर्म का डिनोमिनेटर। नहीं, डिनोमिनेटर तो बेटा अपने आप निकलती जनरल टर्म। अब मैंने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर में साइन होगा तो जनरल टर्म बनेगी, कोसाइन होगा तो जनरल टर्म बनेगी, टेन होगा तो जनरल टर्म बनेगी, एक्सपोनेंशियल होगा डिनोमिनेटर में तब जनरल टर्म बनेगी। अगर कहीं लिखा हुआ है e टू द पावर z माइनस 1 डिनोमिनेटर में 1/e टू द पावर z माइनस 1, अब क्या होगा जब z की वैल्यू निकालोगे या z की वैल्यू क्या है 2n πi आ जाएगी, तो क्या आ गई, वो जनरल टर्म आ गई, n की वैल्यू निकल कर आपको z की वैल्यू n की फॉर्म में मिल जाएगी आपको, तो जनरल टर्म मिलेगी। अगर डिनोमिनेटर लॉगरिथम में होगा, सपोज 1/1 माइनस लॉग z, इस तरह का कुछ भी मान लेता हूं, तो आपको जनरल टर्म मिलेगी। आपको जनरल टर्म तब मिलेगी जब आपका डिनोमिनेटर इन फॉर्म में होगा, ट्रांसीडेंटल फॉर्म बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो डिनोमिनेटर में, या एक्सपोनेंशियल टर्म हो डिनोमिनेटर में, या लॉगरिथम टर्म। अगर सिंपल सा एल्जेब्रिक है जैसा पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें सारी सिंगुलरिटीज आइसोलेटेड मिलेंगी, जनरल टर्म मिलने का चांसेस ही नहीं है। समझ में आया? जैसे कहीं लिखा हुआ है z² + 2z + 1 न्यूमरेटर अपॉन साइन z, अब नीचे क्योंकि साइन z है तो जनरल टर्म मिलेगी आप। समझ में आया? हेलो? हाँ, तो ये उसी केस में मिलता है ना बेटा। ये अगर हमारे साइन कोसाइन z डिनोमिनेटर में है ही नहीं, सपोज आपको एक क्वेश्चन मिले साइन z अपॉन z² - 3z + 2, ये क्वेश्चन आया, fz इज इक्वल टू साइन z ओवर z² - 3z + 2। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन z तो न्यूमरेटर में है, उसको देखना ही नहीं है हमें तो डिनोमिनेटर को 0 रखना है ना। अब डिनोमिनेटर कैसा है, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक होगा तो जनरल टर्म बनेगा नहीं, जनरल टर्म नहीं बनेगा तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलेंगी आपको, जो भी मिलेंगे 1 या 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। समझ में आया? हेलो? चलिए, हाँ, अब हम लोग जाएंगे इनके टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी पर। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी को लिए सबसे पहले आपको एक एक्सप्रेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लॉरेंट एक्सपेंशन, आपको याद रखना पड़ेगा। वो लॉरेंट एक्सपेंशन शायद सबको याद होगा। लॉरेंट एक्सप्रेशन पे ही डिपेंड करते हुए हम सिंगुलरिटीज को क्लासिफाई करते हैं। तो सबको याद है क्या? मैं दोबारा बताऊं? ऊपर वाले की हमें इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो डेफिनेशन है। हमें ये जो लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखी हुई है, हमें ये जो लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन, ये और दूसरी वाली ये, हमें इनको याद रखने की आवश्यकता है। हेलो?
हाँ, हमें इनको याद रखना है पूरी लाइन को। तो बेटा यहाँ के जो भी हमारे लॉरेंट एक्सपेंशन होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक टेलर्स एक्सपेंशन और दूसरा होता है प्रिंसिपल पार्ट। ये तो शायद आपको सबको पता होगा, मैंने बताया था आपको। हेलो, याद है नहीं है? यस सर, यस। हाँ, बस इसी पे हम बेस्ड हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो अब हम चलते हैं, पहली सिंगुलरिटी का टाइप लिखिए, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी लिखिए, और फिर पहले सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी लिखिए सर। हेलो, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। हाँ लिखिए, इफ देयर इज नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट, इफ देयर इज नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट, लिख लीजिए जल्दी से। इसकी छोड़िए, ये तो आपको मैं दे दूंगा, ये मैंने दे भी दिए होंगे शायद आपको, इनकी छोड़िए। फिलहाल जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से समझ में आएगा। इफ देयर इज नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट and Taylor's part having a constant, and Taylor's part having a constant term, and Taylor's part having a constant term, then at z is equal to a, function is said to have removable singularity. Then at z is equal to a, function is said to have a removable singularity. ठीक है, मैं एक फाइल और शेयर कर रहा हूं आपको इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, आप जरा देखिए, इसको हमें समझना है। मैं एक फाइल और शेयर कर रहा हूं, उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन, अब जो मैंने कहा है उसकी बात समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, ये दो क्वेश्चन है बेटा, अब इनकी सिंगुलरिटी हमें डिस्कस करनी है। दोनों की सिंगुलरिटी उसने पूछी, एट जेड इज इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूं, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हेलो, ये दिख रहा है कि z बराबर 0 पर, अगर z बराबर हम लोग डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे तो सिंगुलरिटी अपने आप निकल आएगी। कहाँ सिंगुलरिटी कहाँ आ रही है? z बराबर 0 पर। ठीक है बेटा, आप वैसे भी सिंगुलरिटी के लिए हमें डिनोमिनेटर को 0 रखना पड़ता है, और पॉइंट कौन सा निकल रहा है? वो z बराबर 0। फिलहाल मैंने लिख भी दिया है यहाँ। हेलो, प्लीज आंसर। आप सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, अब हमें कुछ नहीं करना, अगर हमें टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में जाना है तो ये तो हमें पता लग गया कि z बराबर 0 पे इसमें सिंगुलरिटी होगी। अब सिंगुलरिटी का टाइप कौन सा होगा वो हमें चेक करना है। तो पहले हमने इसका एक्सपेंशन किया, ऊपर वाले का कॉस का एक्सपेंशन मैंने सबको लिखवा दिया था, अगर नहीं याद है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से लिखवा दूंगा। कॉस का एक्सपेंशन किया, ये एक्सपेंशन आ गया बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया। अब देखिए पूरा ये क्या होता है, जिसमें 1/z की फॉर्म होती है। तो z तो सारा न्यूमरेटर में है, तो दिस इज टेलर्स पार्ट, और इसमें टेलर्स पार्ट में भी क्या है, इसके साथ ये कांस्टेंट टर्म है। कौन सा? ये कांस्टेंट टर्म आपको दे रखा है, कौन से वाला? ये वाला। इसलिए यहां कहेंगे द फंक्शन हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर ये कांस्टेंट टेलर्स पार्ट तो होता, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होता, ऐसे फंक्शन के लिए कहा जाता है द फंक्शन हैविंग नो सिंगुलरिटी। इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, इसलिए मैं, देखिए मैंने ये एग्जांपल दिया दूसरे वाला, इसको किया, सिंप्लीफाई किया। अब देखिए सारे टर्म न्यूमरेटर में टेलर्स पार्ट है, बट हैविंग नो कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। इस केस में इसको बोला जाता है
द फंक्शन हैज नो सिंगुलरिटी, इसकी कोई सिंगुलरिटी, इसमें कोई सिंगुलरिटी नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सबको क्लियर हो गया? हेलो, सबको क्लियर हुआ बेटा? हेलो, क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। चलिए अब मैं फिर दोबारा से वापस जाता हूं। हाँ, अब दूसरा काइंड है सिंगुलरिटी। अब जैसे दिया हुआ एक प्रिंसिपल पार्ट आप लिख लीजिए, इसेंशियल सिंगुलरिटी। इफ प्रिंसिपल पार्ट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। पहले वाले में प्रिंसिपल पार्ट में टर्म ही नहीं होना चाहिए कोई, केवल टेलर्स पार्ट। यहां टेलर्स पार्ट हो या ना हो, इफ द प्रिंसिपल पार्ट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, then at z is equal to a, the function is said to have essential singularity। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दे दिया sin 1 over z minus a। अब दिख रहा है कि z बराबर a रखने पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इट मींस इट हैज ए सिंगुलरिटी एट z is equal to a, है ना। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एक्सपेंशन कर जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, अगला भी डिनोमिनेटर में, सारे और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन डिनोमिनेटर। सो फंक्शन इज सेड टू हैव इनफाइनाइट पावर की बात करते हैं बेटा, यहाँ पावर बढ़ रही है ना, यहाँ टर्म ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टर्म ही, इनफाइनाइट पावर जा रही है। तो यहाँ देखो 1 पावर 3 पावर 5 पावर ऐसे बढ़ती जाएंगी, तो पावर इंफिनिटी तक जा रही है डिनोमिनेटर की। In that case, we can say that function has essential singularity at z is equal to a। सिंगुलरिटी तो एक ही है, z बराबर a, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि at z is equal to a it has essential singularity। पहले वाले में क्या था, z is equal to a पे कैसी सिंगुलरिटी थी, रिमूवेबल। यहाँ कैसी है, essential singularity। Is that clear? हेलो, यस सर। ठीक है। अब अगली वाली की बात करते हैं। हाँ, पोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला चैप्टर इसी पे क्लासिफिकेशन पर डिपेंडेंट है। इफ प्रिंसिपल पार्ट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और इफ प्रिंसिपल पार्ट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, या नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब ये है कि फाइनाइट पावर है डिनोमिनेटर की। यहाँ एक ही टर्म हो सकता है जिसकी फाइनाइट पावर हो, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टर्म से ही आप उसके पोल को बताएंगे, नहीं। प्रिंसिपल पार्ट की जो पावर है वो फाइनाइट है, मतलब जो डिनोमिनेटर की जो पावर है वो फाइनाइट है। इस प्रिंसिपल पार्ट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, देन फंक्शन इज सेड टू हैव पोल एट z इज इक्वल टू a। पोल होते हैं उसके। अब पोल का क्लासिफिकेशन आता है, अगर एक ही टर्म है, सपोज प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी एक टर्म है 1 over z minus a, तो इसको बोलते हैं द पोल ऑफ ऑर्डर 1 और सिंपल पोल। अगर प्रिंसिपल पार्ट में दो टर्म है और दूसरा टर्म कौन सा है, हायर पावर वाला, कौन सा है, 1 over z minus a का होल स्क्वायर, देन इट इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। डिनोमिनेटर की जितनी पावर होती है ना, फैक्टर की जितनी पावर होती है, और उस वैल्यू पे उतने ही ऑर्डर का पोल एग्जिस्ट करता है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, sin z minus a over z minus a to the power 4, it has definitely a singularity at z is equal to a। a रख के देख लीजिए, आपको सिंगुलरिटी दिखाई दे रही है। अच्छा, अब किस तरह की सिंगुलरिटी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आए उसका एक्सपेंशन कर लीजिए। कर लिया हमने, सिंप्लीफाई करिए। अब ये तो हो गया, इधर वाला तो हो गया टेलर्स पार्ट। दिख रहा है आपको मैं क्या जो भी मैं कर रहा हूं यहाँ दिख रहा है आपको बेटा? ये वाला पार्ट तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिस इज टेलर्स पार्ट, है ना। और हम बात करें इसकी, ये जो पार्ट है दिस इज प्रिंसिपल पार्ट, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है। कौन से वाला, ये वाला।
इसमें अगर आप टर्म देखो तो 2 टर्म है, टर्म से मतलब ही नहीं है। या तो हाईएस्ट पावर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, z माइनस a टू दी पावर 3, तो z की क्या वैल्यू रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, a रखने पे। एक फैक्टर की पावर कितनी, z माइनस एक। अब जब z बराबर a रखने पे इंफिनिटी हो रहा है तो z माइनस a फैक्टर हो गया हमारा। z माइनस a की कितनी पावर है, यहाँ 3 पावर है। So the function has a pole of order 3 at z is equal to a. Is that clear or not? और जरूरी नहीं है कुछ क्वेश्चन में केवल यही टर्म होगा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा सर नहीं। ये प्रिंसिपल पार्ट और टेलर पार्ट कैसे अलग है सर, ये समझ नहीं आया। टेलर्स पार्ट में क्या होता है, न्यूमरेटर में टर्म होती है जेड के फैक्टर न्यूमरेटर में होंगे, वो टेलर्स पार्ट कहलाता है। और प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, जेड के फैक्टर डिनोमिनेटर में होंगे। तो टेलर प्रिंसिपल पार्ट कौन सा हो गया, नीले वाला प्रिंसिपल पार्ट हो गया। ये हमें कोई क्लास, जब तक प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट है ये कोई क्लासिफिकेशन देता नहीं है। ये कब का हेल्प करता है हमारी, जब प्रिंसिपल पार्ट हो ही ना, तो टेलर्स पार्ट के साथ कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं यूनिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट है तो टेलर पार्ट तो नल एंड वॉइड हो गया, है नहीं है हमारे किसी काम का ही नहीं है। हमें सिंगुलरिटी के लिए क्या फोकस करना है, प्रिंसिपल पार्ट को। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट मींस जहां डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में जो पावर्स हैं वो फैक्टर डिनोमिनेटर में है। तो वो कौन से टर्म में बेटा, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है। इसकी जो हाईएस्ट पावर का फैक्टर होता है, जहां हाईएस्ट पावर का, वो बेसिकली ऑर्डर बताता है बेटा। यहाँ वैसे तो एक पावर का भी टर्म है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए वो बेकार हो गया। हाईएस्ट पावर को देखते हैं, पावर कितनी, हाईएस्ट पावर फैक्टर की पावर कितनी है बेटा, हेलो सर 3। हाँ, पोल अब कितना, पोल का ऑर्डर कितना हो गया, 3। अब जरूरी नहीं है कि अगर हर क्वेश्चन में आपको पूरा एक्सपेंशन मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में केवल यही टर्म मिलेगा, यही, तब भी आप कहोगे द फंक्शन हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। समझ गए। एक्सपेंशन कब निकालते हैं, जब हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं, और ट्रांसीडेंटल फंक्शन हमेशा होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो चलिए अब मैं इस पे कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये क्वेश्चन, डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। हेलो, यस सर। हाँ, इसको अब इसमें कोई एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। एक्सपेंशन की जरूरत मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कब जरूरत होती है, जब न्यूमरेटर में साइन कोसाइन ई टू दी पावर लॉग ये सब हो, तब एक्सपेंशन की जरूरत है। अगर केवल ऐसा है, और साइन और कोसाइन भी वो न्यूमरेटर में तो है, लेकिन उनमें भी जो जेड की वैल्यू 1 अपॉन में दे रखी है, जैसे साइन 1 अपॉन जेड, कोसाइन 1 अपॉन जेड, ई टू दी पावर 1 अपॉन जेड, तब आपको एक्सपेंशन की जरूरत है। अगर केवल साइन जेड लिखा है तो एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। नोट करते जाइए, ये सब चीजें ये लिखी नहीं होती बेटा, ये फंडामेंटली हमें करनी होती है, समझ गए। तो कुछ चीजों को आप नोट करते रहा करिए कि अगर न्यूमरेटर में साइन और कोसाइन और टेन है तो सही, लेकिन उनमें जो जेड है वो सिंपल फॉर्म में, केवल सिंपल जेड नहीं है उनमें। जैसे साइन लिखा हुआ साइन 1 अपॉन जेड, कोसाइन लिखा हुआ कोसाइन 1 अपॉन जेड, टेन 1 अपॉन जेड, या इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ, ई टू दी पावर 1 अपॉन जेड माइनस 1, ऐसे लिखा हुआ है, तब आपका क्या होगा बेटा, तब आपको एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं एक्सपेंशन की। अब पहला क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। इसमें तो साइन और कोसाइन है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, तो यहां से वैल्यू मिल जाएंगी। जब सॉल्व करोगे वैल्यू मिलेगी, जेड की वैल्यू 1 मिलेगी और जेड की वैल्यू 2,2 मिलेगी। जो वैल्यू जितनी बार आती है वो उसका ऑर्डर कहलाती है। तो 1 तो एक बार आ रहा है, तो एट जेड इज इक्वल टू 1 द फंक्शन है सिंपल पोल और पोल ऑफ ऑर्डर 1। हेलो, देखो मैं सॉल्व करता हूं। फॉर सिंगुलरिटी या ऐसे करो, ऐसे में देखो, द फंक्शन हैज सिंगुलरिटी, कहां रखेगा, एट
इसको 0 बराबर है इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा आपका यहां से आ जाएगा ये इंप्लाइज करेगा जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड इज इक्वल टू 1, रूट निकालना जानते हैं 2,2। अब 2 तो 2 बार आ रहा है, सो फंक्शन हैज a pole of order 1, इसी को बोलते हैं सिंपल पोल। एक ही बात है, सिंपल पोल। एट z is equal to 1, z is equal to 1 and a pole of order 2 या डबल पोल बोल देते हैं, a pole of order 2 at समझ में आया? हेलो हेलो, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखे, देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसमें साइन जेड को एक्सपेंशन की जरूरत नहीं क्योंकि बस साइन जेड है। अगर ये साइन 1/z कर दूं मैं इसको, तब आपको जरूरत पड़ेगी इसके एक्सपेंशन की। ये सारे सिंपल से हो जाएंगे, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से, आप नोट कर लीजिए। इसमें एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको बताना पड़ेगा, एक्सपेंशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड बताना पड़ेगा, है ना। तो ये सब करना पड़ेगा, बाकी इसमें जरूरत नहीं, पहले दूसरे तीसरे में जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको शेयरिंग बंद करूं और आपको लेक्चर एंड करूं। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? चलिए मैं बस आज के लिए क्लास यहीं खत्म करता हूं, शेयरिंग बंद करता हूं। थैंक यू, गुड बाय।